हाय, दिस इज अरुण कुमार शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम स्टार्ट करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और थोड़ा इजी भी है, क्योंकि आप सभी ने हाईवेज को अच्छे से देखा होता है, तो चीज़ों को समझना भी थोड़ा इजी रहेगा। बाकी मैं बता देता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज जो भी लोग ईएससी गेट या आईआरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ माई इंट्रोडक्शन। ये एक फ़नी सा फोटो मिल गया था फाउंडेशन ट्रेनिंग का, तो मैं सोचा कि यहाँ इसको पीपीटी में लगा दिया जाए। बाकी मैंने बता दिया था कि ये आप टेलीग्राम पे शिक्षा अंडरस्कोर पथ ये जो चैनल बनाया है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी क्वेरीज को आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि आपका या आपके फ्रेंड सर्किल में किसी का गेट या ईएससी में रैंक आया हो या फिर वो कहीं से मास्टर्स कर रहे हो और अगर उनका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस मेल पे या फिर टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे वॉलंटियर्स हमें मिल जाते हैं तो ये जो हमारा मिशन है इस पे हम और अच्छे से काम कर सकते हैं, इसको और आगे अच्छे से ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हियर इज द इंडेक्स। और मैंने पूरे सब्जेक्ट को 5 पिलर्स में डिवाइड कर दिया है जिससे कि चीज़ों को समझना आसान रहे। इसमें सबसे पहला पिलर है इंट्रोडक्शन और इसमें 3 टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पिलर है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इसमें मेनली 4 टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट पिलर है ट्रैफिक इंजीनियरिंग जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और उससे अगला है डिज़ाइन ऑफ पेमेंट्स, उसमें मेनली 2 चीज़ें आती हैं। और लास्ट हमारा बचता है मिसलेनियस, उसमें यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन अगर कुछ और भी मिलता है तो मैं सब्सिक्वेंटली उसको ऐड करता रहूँगा। बाकी अगर आज की बात करें तो आज हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन और उसमें आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, सबसे पहला टॉपिक। मैं आपको बता देता हूँ कि यार अगर आपने जो है रेलवे इंजीनियरिंग का अगर पहला लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन टू रेलवे इंजीनियरिंग है वो अगर आपने अच्छे से देखा है तो वहाँ से आपको रोडवेज और रेलवेज दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो यार जाके वो पहला लेक्चर रेलवे इंजीनियरिंग का देख लीजिए। मैंने वहाँ पे रेलवेज और रोडवेज को दोनों को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अच्छे से कंपेयर भी किया है। वहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसमें इस चैप्टर में बचती है 2 चीज़ें, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। तो दोनों को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है कि रोडवेज और हाईवेज दोनों जो वर्ड होते हैं हमने सुने होते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? मतलब ये दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बेसिक टर्म है, जैसे हम रेलवे में रेलवे बोलते हैं क्योंकि हमारे रेल्स के ऊपर ट्रेन चलती है, सिमिलरली हमारा जो बेसिक टर्म है वो है हमारा रोडवेज, क्योंकि हमारे रोड के ऊपर हमारा व्हीकल चलता है। बट ये हाईवे इसलिए हम इसको बोल देते हैं क्योंकि टाइम के साथ हमने ये देखा कि हमारे जो रोड्स हैं वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड अगर यहाँ है तो हम कुछ एम्बैंकमेंट बना के यहाँ पे ऐसे उसे बनाते हैं। तो क्या है कि ये हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड से थोड़ा सा हाई लेवल पे है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं हाईवे। बाकी आपको अगर कहीं पे दोनों मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक मीनिंग दोनों का सेम है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये जो हाईवे है ये हमारे गांव के जो रोड्स होते हैं, सिटी के जो रोड्स हैं, सबको इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं है कि जो एनएच वगैरह आपने देखा स्टेट हाईवे वही सब में हाईवे हम उनको बोलेंगे, और जितने भी रोड्स हैं उनको भी हम हाईवे बोल देते हैं। उसका टेक्निकल रीजन ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज, यानी कि ये डेवलप हुआ कैसे। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस कर लें तो मतलब इस सीक्वेंस में यहाँ पे जो मैंने 5 चीजें आपको लिखी हुई हैं, इस सीक्वेंस में रोडवेज डेवलप हुए थे। सबसे पहले आया था हमारा रोमन रोड्स, उसके बाद आया था ट्रेस्कार्ट, और उसके बाद आया था मेटकाफ, उसके बाद आया था टेलफोर्ड, और उसके बाद आया था मैकेडम। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम में कुछ भी ऑब्जेक्टिव में दे देगा, कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, अरेंज करने के लिए बोल देगा, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक मैं यहाँ पे आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको याद रखना RTM TM, ये शॉर्ट फॉर्म करके आपको याद रखनी है, ताकि अगर एग्जाम में आप भूल भी जाएं तो थोड़ा सा उनको अरेंज कर सके। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना कि टेलफोर्ड और मैकेडम मतलब ये वाली चीज ये एक साथ थी, और चीजें आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको ऐसे भी याद रहने लग जाएगा। बस मैंने आपको ये थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक टाइप में बता दी ताकि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे रोमन रोड्स को सबसे पहले डिस्कस किया हुआ है। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है रोमन रोड्स। मैं आपको बता दूं कि ये आया था 312 BC में, और इसके जो मेन फीचर्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस जो जो मेन मेन चीज़ें हैं इनकी वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यार अगर आप इस पिक्चर में यहाँ पे ऐसे देखो
तो इसमें इन्होंने किया क्या था, जो है रोमन्स ने इन्होंने किया ये था कि यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड था उसमें से 1 से 2 मीटर की जो है अर्थ को यहाँ पे उन्होंने रिमूव कर लिया था। 1 से 2 मीटर की अर्थ को रिमूव किया तब तक जब तक यहाँ पे नीचे हार्ड स्ट्रेटम नहीं आ जाता। और हार्ड स्ट्रेटम आने के बाद उन्होंने यहाँ पे 4 लेयर ले करी। अगर आप यार इस पिक्चर में देखो तो यहाँ नीचे सबसे पहली लेयर है और इस पहली लेयर में लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को प्लेस किया गया नीचे ही नीचे। उसके ऊपर अगर यहाँ पे देखो सेकंड लेयर में इन्होंने क्या किया कि लाइम कंक्रीट डाली और उसके साथ कुछ बड़े बड़े ब्रोकन स्टोन्स को उसके साथ डाल दिया। उसके ऊपर अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ भी लाइम कंक्रीट ही है, बट यहाँ पे जो है स्टोन्स हैं वो छोटे हैं, एकदम स्मॉल साइज के ब्रोकन स्टोन्स को मिला के लाइम कंक्रीट को डाल दिया। उसके ऊपर यहाँ पे जो चौथा लेयर है टॉप सरफेस जो कि वियरिंग कोर्स होता है हमारा, वहां पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े लार्ज स्टोन्स प्लेस किए। तो यार ये सीक्वेंस था, उन्होंने क्या किया कि मतलब नीचे से पहले 1 2 3 जो लेयर्स थी इनमें तो साइज जो है स्टोन्स का रिड्यूस किया, फिर यहाँ पे जो ऊपर की टॉप वाली लेयर थी इसमें इन्होंने बड़े बड़े स्टोन्स को प्लेस किया। एक चीज और अगर आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने ये जो साइड में यहाँ पे एक कर्व स्टोन्स भी रखे थे, बड़े बड़े स्टोन्स को यहाँ पे साइड में लगाया था ताकि ये सपोर्ट वगैरह अच्छा सा मिलता रहे। अगर यार अब आप सोचो कि ये जो है रोड्स बनाए थे कितने फीजिबल हैं या नहीं है, इसके क्या लिमिटेशंस थे, वो चीज अब आप देखते हैं। इन्होंने किया क्या था ये मैंने आपको बता दिया। अब यार इन्होंने किया क्या कि मतलब पहली चीज इसमें हुई थी कि इसमें इन्होंने कोई भी क्रॉस स्लोप नहीं दिया, और ये दे भी नहीं सकते थे। उसका रीजन ये है कि इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स को प्लेस कर दिया ऊपर, और इसकी वजह से क्या है कि यार मतलब ऐसा कुछ आप यहाँ पे जो है क्रॉस स्लोप नहीं दे पा रहे, क्योंकि स्टोन्स तो क्या होंगे ऐसे बड़े बड़े होंगे और उनको आप बस ऐसे ही प्लेस कर सकते हो। तो उसकी वजह से यहाँ पर ड्रेनेज का बहुत इश्यू आने लगा, क्योंकि हमारा रोड जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा अगर वहां पे ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा। तो सेकंड लिमिटेशन जो इसका था वो था कि इसका थिकनेस मैंने बताया कि अराउंड 1 to 2 मीटर्स था। अब यार अगर आप सोचो कि हमारे जो है उस टाइम पे 312 BC की बात हो रही है, उस टाइम पे चलते क्या थे, बैलगाड़ी वगैरह यहाँ पे चलती होगी, और इन्होंने रोड बना दिया 1 से 2 मीटर का जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके ऊपर लोड तो बहुत कम आने वाला है। तो इसी वजह से हमने इनको बोला कि यार ये हमारा जो था ये अनइकोनॉमिकल डिजाइन था। आपका जो है स्ट्रक्चर उतने लोड के लिए ही डिजाइन होना चाहिए जितना लोड उस पर आने वाला है। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिजाइन कर दिया और लोड बहुत कम था, इसलिए हमने इसको अनइकोनॉमिकल डिजाइन बोला। ये चीजें यार आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कहीं भी लिखने में आ जाए तो आप लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे वही क्रोनोलॉजी को मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। बस यहाँ पे जो है मैंने बताया था सेकंड जो था हमारा वो था ट्रेसगार्ड, थर्ड था हमारा मेटकाफ। यार वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं किया है। बाकी जो चारों हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा फोर्थ था ये हमारा टेलफोर्ड था, और जो फिफ्थ था वो हमारा मैकेडम था। देख लेते हैं सबको। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाई हुई है उनकी हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यार अगर ट्रेस गार्ड को देखें तो इन्होंने किया क्या कि जो रोमन रोड्स में ऊपर सरफेस पे जो बियरिंग सरफेस पे बड़े बड़े स्टोन्स थे उनको इन्होंने हटा दिया। इन्होंने क्या किया कि ऊपर भी मतलब जो है स्मॉल, यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्मॉल स्टोन्स को प्लेस किया टॉप पे और उसको जो है कॉम्पैक्ट कर दिया। अब इसकी वजह से फायदा ये हुआ, अगर आप देखो तो यार वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वहां पे आप क्रॉस स्लोप नहीं दे पा रहे थे उसकी वजह से। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ऐसे मतलब थिकनेस को ऐसे ऊपर की साइड जैसे जैसे सेंटर में आते जाएंगे, इन्होंने जो है यहाँ पे ऐसे स्टोन्स को ज्यादा रखना, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स है तो उसको आप ऐसे ज्यादा प्लेस कर सकते हो सेंटर में, और एज पे कम प्लेस कर दे सकते हो और कॉम्पैक्ट कर सकते हो। और ऐसे करके उन्होंने क्रॉस ड्रेनेज यहाँ पे बना दिया, और यार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब अगर और बात करूं तो आप देखिए कि इन्होंने जो है थिकनेस भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। इन्होंने जो है 1 मीटर से यहाँ पे थिकनेस सीधा 30 सेंटीमीटर्स तक ले आए हैं। तो यार एक चीज यहाँ पे मिल जाती है कि मतलब ये जो हमारा डिजाइन था ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल था एज कंपेयर टू रोमन रोड्स। अब इसकी एक लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूँ कि यार अगर आप इस पिक्चर को देखो तो ये थोड़ा गलत बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि ये जो नीचे है ना, ये ऐसे हैं, ये स्टोन्स ये ऐसे हैं, यहाँ पे पिक्चर में गलत बताया हुआ है। ये जो नीचे हम लार्जर स्टोन्स को प्लेस कर रहे थे ये यहाँ पे भी ऐसे प्लेन था, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है सब ग्रेड में जो ड्रेनेज है वो नहीं मिल पा रहा था। ऊपर तो मिल रहा है यहाँ पे ड्रेनेज, ऐसे निकल जाएगा वाटर, बट यहाँ पे अगर एक बार नीचे अंदर एंटर कर गया तो यहाँ पे जो है वाटर स्टोर रहता था, जो कि हमारे जो है सबसोइल वगैरह को डैमेज कर सकता है। तो यार ये इसका लिमिटेशन था। बाकी इसको कैसे आगे रिमूव किया गया है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँ तो यार हमारा था टेलफोर्ड। ये बीच में जो है हमारा मेटकाफ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है स्टोन्स ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस वर लेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसने क्या किया कि सेम चीज जो ट्रेस गार्ड ने की थी सेम एज इट इज
रखा, बस इसने यहाँ पे जो ये नीचे जो हमारे बड़े बड़े स्टोन्स प्लेस होते थे उनकी जो है साइज, वो साइज जो है ऐसे सेंटर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। यार ये सही भी है, क्योंकि मतलब अगर आप सोचो तो हमारा जो व्हीकल है उसका लोड मेनली जो है सेंटर वाले पोर्शन में ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू एजेस। तो यार उसी चीज को ध्यान में रख के इसने थोड़ा टेक्निकल डिजाइन किया, और उसकी वजह से ये जो है ये टेलफोर्ड जो है ये ज्यादा इकोनॉमिकल था एज कम्पेयर टू ट्रेस गार्ड। बाकी अगर मैं बात करूं जो लास्ट वाला था ये मैकेडम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ सबग्रेड ड्रेनेज। यहां से ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था ये सबग्रेड ड्रेनेज वाला कॉन्सेप्ट। यार अगर आप देखो तो ऊपर वाले इसमें भी कहीं पे सबग्रेड ड्रेनेज नहीं है, इसमें मैंने बताया कि आप गलत बनाया हुआ है। यहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया कि ऐसे सबग्रेड ड्रेनेज यानी कि नीचे भी क्रॉस स्लोप मेंटेन किया, जिससे अगर यहाँ तक भी अगर आपका वाटर आ जाता है तो भी ऐसे यहाँ पे साइड में ड्रेन आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम सबग्रेड ड्रेनेज की बात यहाँ पे की गई। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉम्पेक्शन ऑफ सबग्रेड। अगर यार ऊपर के आप ये दोनों केसेस देखोगे तो इन्होंने क्या किया कि जो है हार्ड स्ट्रेटम आने पे लार्ज स्टोन्स को प्लेस कर दिया। यहाँ पे मैकेडम ने वो चीज नहीं की, यहाँ पे उसने जो है सबग्रेड को भी कॉम्पैक्ट किया और यहाँ पे जो है ब्रोकन स्टोन्स को ही प्लेस किया। यहाँ पे नीचे भी कोई बड़े बड़े स्टोन्स नहीं थे। और मैकेडम ने इसका रीजन ये दिया कि जैसे जैसे मतलब हम यहाँ ऊपर ऐसे लोड आता है हमारा व्हीकल का और ऊपर से नीचे ऐसे डाइवर्स होता है, मैंने आपको बताया, तो ऐसे डाइवर्स होता है तो यहाँ पे जाके स्ट्रेस वैसे ही बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, तो हमको यहाँ पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसकी वजह से इसने क्या किया, यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टोन्स रखे, और इसकी वजह से हमारा ये जो मैकेडम वाला है ये हमारा बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल डिजाइन था। यार ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं, इनकी क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब था, आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये क्रॉस स्लोप मैंने आपको बताया था ये था 1/36 यहाँ पे मैकेडम में, और जो है हमारा ये जो थिकनेस मैकेडम ने दिया था इट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर। तो यार देख लीजिए 1 मीटर से अराउंड 25 सेंटीमीटर पे ले आए, तो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन इंडिया की बात की हुई है, यानी कि इंडिया में रोड्स कैसे डेवलप हुए। तो यार अगर मैं आपको बताऊं तो हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब मोटर व्हीकल्स बढ़ने लगे तो डिमांड आई कि रोड नेटवर्क को और अच्छा किया जाए। उसी की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई थी, और उसमें से एक कमेटी थी जैकर कमेटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी और इसके रिकमेंडेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये कमेटी बनी थी सबसे पहले 1927 में, और इसके रिकमेंडेशंस में था, सबसे पहला था रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। तो यार मतलब उस टाइम पे रोड डेवलपमेंट इतना ज़्यादा जरूरी था कि उसे एज ए नेशनल इंटरेस्ट देखा गया। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेवाइड ऑन पेट्रोल फ्रॉम रोड यूजर्स फॉर रोड डेवलपमेंट, उसे बोला गया सेंट्रल रोड फंड। यार अगर मैं आपको बता दूं तो हुआ क्या था कि मतलब जो है रोड्स को अगर डेवलप करना है तो उन्हें एक फंड की जरूरत थी, तो इसकी वजह से एक डेडिकेटेड फंड बना दिया गया इसके लिए, उसे बोला गया सेंट्रल रोड फंड। अब इसमें पैसा कहाँ से आएगा वो आप देखना। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जितना भी पेट्रोल जो हम यूज करते हैं उस पेट्रोल पे एक एक्स्ट्रा सेस लगाया जाए, और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि 2.64 पैसा पर लीटर जो है टैक्स लगाया जाए। और ये जो है उस टाइम का डेटा है, ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है। तो यहाँ से जो ये फंड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी जितना भी होगा, और उसका 20% सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रिटेन करती है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या फिर रिसर्च वगैरह के लिए, और जो 80% बचा हुआ है उसको जो है सेंटर वापस मतलब स्टेट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बेस्ड ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड। जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा, जहाँ से ज़्यादा कलेक्शन हुआ होगा वहाँ पे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यार इस तरह से इन्होंने ये सेंट्रल रोड फंड बनाया, और ये बना था 1929 में रिकमेंडेशन आने के बाद। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी फॉर्म्ड फॉर टेक्निकल एडवाइजरी। मतलब हुआ क्या था कि जब रोड्स को और अच्छे से बनाना है तो हमें कोई एक टेक्निकल बॉडी चाहिए जो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन बना सके कि हाँ नेशनल हाईवे के ये स्पेसिफिकेशन है, इस हिसाब से बनना चाहिए। तो इसकी वजह से उन्होंने एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बना दी, उससे हमने इंडियन रोड कांग्रेस बोला। यही तो हमारे सारे ये कोर्स वगैरह देती है रोड्स के। तो यार मतलब ये जो बॉडी है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे, और इसको बहुत ही सही टाइम पे फॉर्म किया गया। और मैं बता दूं कि आईआरसी के बाद में 20 इयर्स प्लान भी आए थे कि हाँ इस 20 इयर्स में हमें ये अचीव करना है।
वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फोर्थ लिखा हुआ है, ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फाउंड फॉर R&D, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI। ये यार IRC जो था ये हमारा आया था 1934 में, और ये CRRI है ये आया था 1950 में, सब रिकमेंडेशंस के बाद। तो यार हुआ क्या था कि मतलब उस टाइम पे क्या है कि रोड्स जो हैं इतने अच्छे से डेवलप नहीं थे, तो हमें क्या है उन पे रिसर्च की भी ज़रूरत थी कि और अच्छे से इंडिया की ज्योग्राफी के हिसाब से यहाँ पे और अच्छे से रोड्स को कैसे हम बना सकते हैं। तो उसकी वजह से ही ये CRRI बनाया गया। तो ये यार ये सब जो 4 रिकमेंडेशंस थी ये आपको याद रखनी है, कहीं पे भी आपको ये लिखने में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे वही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा IRC था उसके जो है 20 ईयर्स प्लान आते थे कि ये 20 ईयर्स में हमें ये अचीव करना है, इतना रोड डेंसिटी अचीव करना है, या फिर किस तरह से रोड्स बनाने हैं, वो चीज़ें इन्होंने डिस्कस की। और मैं आपको बता दूं कि ये हुआ क्या था कि ये हर 20 साल बाद एक जगह इनकी मीटिंग होती थी, और वहां पे ये अपना जो है एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके लाते थे कि हाँ ये 20 साल में, नेक्स्ट 20 साल में हम ये अचीव करेंगे। और जहाँ पे ये जो मीटिंग होती थी उसी के बेसिस पे यहाँ पे नाम दिया गया इन 20 ईयर्स प्लान को। इसमें सबसे पहला था नागपुर रोड प्लान, सेकंड था इसमें बॉम्बे रोड प्लान, और जो थर्ड था ये था हमारा लखनऊ रोड प्लान। यार ये आपको याद रखने का ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो लास्ट में आता है ये आता है L, फिर ये आता है M, फिर ये आता है N। ये M क्या है, मुंबई और बॉम्बे एक ही बात है, तो आप ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं, LMN, ऐसे इधर से इधर। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो नागपुर रोड प्लान था ये आया था 1943 से 63, बॉम्बे रोड प्लान था 1961 से 81। यहाँ पे थोड़ा सा 2 साल का ओवरलैप मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड जो है वो है हमारा 1981 से 001 यानी कि 2001। तो 20-20 साल का जो है ये प्लान बनते थे। नेक्स्ट जो है नागपुर रोड प्लान में रोड डेंसिटी प्लान की गई 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एटलीस्ट 16 किलोमीटर रोड्स होने चाहिए, जो कि बॉम्बे रोड प्लान में इसको डबल कर दिया गया है, 32 किलोमीटर्स हो गया, और लखनऊ रोड प्लान में ये 82 किलोमीटर्स हो गया। अब यार अगर मैं आपको बताऊं तो जो है यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है कि रोड्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था। इन्होंने नागपुर रोड प्लान में क्या किया कि सारे रोड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ताकि जो है अकॉर्डिंगली उनको फंड्स वगैरह दिए जा सकें, और उनका इंपॉर्टेंस डिसाइड किया गया कि किसको पहले डेवलप करना है, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उसके बेसिस पे इनका जो है क्लासिफिकेशन को हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे ये क्या क्या है। यहाँ पे 5 चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट जो है बॉम्बे रोड प्लान में जो है सेम ही क्लासिफिकेशन इन्होंने रखा, और लखनऊ रोड प्लान में क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने फिर से वो क्लासिफिकेशन को बदल दिया और 3 ही कैटेगरी बना दी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यानी कि इन्होंने ये बोला कि प्राइमरी रोड्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे फ्रीट वगैरह ज़्यादा मूवमेंट है उसका, तो उसको हमें अलग तरह से डेवलप करना है। सेकेंडरी को अलग तरह से डेवलप करना है। टर्शरी जो रूरल रोड्स वगैरह हैं उनको हम अलग तरह से डेवलप करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये 3 कैटेगरी अलग बना दी। अगर मैं बात करूं कि इन्होंने पैटर्न कौन सा फॉलो किया, तो यहाँ पे जो है नागपुर रोड प्लान में ये था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये सब क्या है ये आगे और अच्छे डिस्कस करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सेम ही पैटर्न रहा, और यहाँ पे था यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड पैटर्न इन्होंने फॉलो किया। अगर मैं बात करूं नागपुर रोड प्लान की, तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे कुछ नहीं था, नील। यहाँ पे जो है कुछ भी एक्सप्रेस वे प्लान नहीं किया गया। जो है बॉम्बे रोड प्लान में यहाँ पे इन्होंने देखा कि 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे इन्होंने प्लान किया, और जो है लखनऊ रोड प्लान में ये प्लान किया गया कि अगले 20 साल में 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाना है। तो यार ये आपको जो है याद रखने हैं, 5-5 पॉइंट हैं हर किसी के, ताकि जो है एग्जाम में आए तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स को ही डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको बताया था नागपुर रोड प्लान में जो है 5 ये यहाँ पे इस साइड में दिखाए हुए हैं, ये जो है हमने क्लासीफाई कर दिया था रोड्स को। बाकी यार इन जनरल हम देखें तो जो है क्लासिफिकेशन होता है रोड्स का, वो होता है रूरल हाईवेज या अर्बन रोड्स। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है देख लेते हैं। सबसे पहला है नेशनल हाईवेज, ये जनरली वो हैं जो स्टेट के कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट हाईवेज। अगर मैं बताऊं तो यार ये ऐसे हाईवेज होते हैं, ये विद इन स्टेट होते हैं, और ये मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जनरली जो है स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करते हैं, या फिर अगर वहाँ से कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है तो उस नेशनल हाईवे से डिस्ट्रिक्ट वगैरह को कनेक्ट करते हैं। थर्ड लिखा हुआ है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि ये ऐसे रोड्स हैं जो है विद इन द डिस्ट्रिक्ट होते हैं जनरली। मतलब ऐसे क्या है कि इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में, उनको या तो स्टेट हाईवे से जोड़ेगा या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ेगा। फोर्थ है वो है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये क्या है कि जो विलेजेस हैं उनको तहसील वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं। फिफ्थ है हमारा विलेज रोड्स, ये क्या है कि एक दूसरे विलेज में आपस में जो है गांव में रोड्स होते हैं वो है। तो यार ये 5 रोड्स के क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। इसमें जो थोड़ा सा समझने वाला है वो है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में
कुछ डिफरेंस भी होता है क्या? अगर मैं आपको बता दूं तो यार टेक्निकल जो है स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है, और डिजाइन स्पीड भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है। बस फर्क इतना है कि जो नेशनल हाईवेज हैं ये हमारे कंस्ट्रक्शन और इनका मेंटेनेंस जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जनरली जो है एनएचएआई देखता है। और जो स्टेट हाईवेज हैं वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट की पीडब्ल्यूडी वगैरह करती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। बाकी स्पीड जनरली मैं बता दूं तो ऐसे ऐसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐसे इनकी स्पीड, डिजाइन स्पीड जो है वो रिड्यूस होती जाती है। नेक्स्ट है अर्बन रोड्स। इसमें सबसे पहला आता है एक्सप्रेस वेज। तो यार इसमें तो मुझे भी थोड़ा डाउट है कि ये एक्सप्रेस वेज को अर्बन रोड्स में क्यों डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा जितना मुझे समझ में आया वो ये आया कि जो है पहले क्या हुआ था कि ये ऐसे दिल्ली है तो दिल्ली के साइड में से और सिटीज़ डेवलप होने लगी थी, ये जैसे गुड़गांव है, ये नोएडा है, यहाँ पे कुछ फरीदाबाद, इधर गाजियाबाद। तो मतलब हो क्या रहा था कि ऐसे जो है सिटीज़ डेवलप होने की वजह से जो है मोबिलिटी बहुत कम हो गया था, क्योंकि मतलब ऐसे सपोज करिए गुड़गांव से दिल्ली आना अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जबकि जो है जो वर्किंग लोग होते हैं वो तो बहुत ही फ्रीक्वेंट डेली जो है ट्रेवल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या किया गया है कि ये ऐसे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी जो है, लेकिन जो पास हैं उनको मतलब ऐसे एक्सप्रेस वे से जोड़ने लग गए थे। एक्सप्रेस वे से जोड़ देते हैं ताकि ऐसे फटाफट जो है कम टाइम लगे जो है गुड़गांव से दिल्ली जाने में या फिर नोएडा जाने में। और उसकी वजह से एक्सप्रेस वेज वाला कॉन्सेप्ट आया और इसको जो है अर्बन रोड्स में डाला गया। और ये चीज़ तो यार आप देख भी सकते हैं कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे बना दिया गया और जो है दिल्ली नोएडा वाला और ये सब चल रहा है। तो मतलब यही रीज़न था कि एक्सप्रेस वेज को ये अर्बन रोड्स में डाल दिया गया है। बाकी आजकल तो क्या है, ये बड़े बड़े सिटीज़ में भी एक्सप्रेस वेज बन ही रहे हैं। अगर आप देखो तो दिल्ली टू आगरा बन गया है, और जो है दिल्ली से चंडीगढ़ का प्लान चल रहा है, बड़ौदा से जो है अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेस वे अभी इंडिया में हैं। और ये जो एक्सप्रेस वेज हैं ये हमारे टॉप मोस्ट जो है क्वालिटी के रोड्स होते हैं। जितने भी हमने ये अभी तक सारे पढ़े इनमें सबसे अच्छे जो है स्पेसिफिकेशंस हम एक्सप्रेस वेज में फॉलो करते हैं। आगे और मैं इनमें जो है नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वेज में जो है डिफरेंस आपको दिखा दूंगा। बाकी अगर यहाँ पे नीचे देखें तो ये जो मेन क्लासिफिकेशन है अर्बन रोड्स का वो ये है आर्टीरियल, सब आर्टीरियल और जो है कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट। इनको यार आप अगर समझो ना, यहाँ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अगले इस डायग्राम में अच्छे से समझाता हूँ, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इन जनरल देखो तो मतलब आर्टीरियल ये वर्ड वहाँ से आया है। आर्टीरियल मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं मतलब वो सारे बॉडी में ऐसे फैला हुआ होता है। और यही रीज़न है कि हमारा जो सिटी होता है वहाँ पे भी ये जो आर्टीरियल रोड्स होते हैं ये सिटी के काफ़ी ज़्यादा जगह जाते हैं और वहाँ से जो है ट्रैफिक को कलेक्ट करते हैं। अब इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यार हो क्या रहा है कि मतलब ये अगर यहाँ पे सपोज करिए बीच में कोई सिटी है तो मतलब यहाँ पे ऐसे साइड में से इन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस वेज जा रहे होंगे, जो कि मैंने बताया था कि सपोज करिए दिल्ली नोएडा वगैरह का एग्जांपल लेके समझिए ताकि आपको समझ में आएगा। तो मतलब जो ऐसे रोड्स हैं जो हमारे ये एक्सप्रेस वे या फिर नेशनल हाईवे वगैरह को जोड़ते हैं, उन रोड्स को हमने बोला आर्टीरियल रोड्स। ये हमारे मेन रोड्स हैं सिटी के जो हमको एक्सप्रेस वे या हाईवेज वगैरह से जोड़ते हैं, उनको हमने आर्टीरियल बोला। और जो सब आर्टीरियल वो रोड्स हैं जो हमारे जो है सिटी के जो अंदर वाला एरिया है उसको ये जो आर्टीरियल रोड्स है यहाँ तक लाते हैं। तो ये है हमारा सब आर्टीरियल रोड। नेक्स्ट आता है कलेक्टर स्ट्रीट। कलेक्टर स्ट्रीट की बात करें तो मतलब ये ऐसे रोड्स हैं जैसे मतलब कॉलोनी वगैरह के जो मेन रोड होते हैं वो मतलब ऐसे लाके ये यहाँ पे ये जो सब आर्टीरियल रोड्स हैं इसमें लाके छोड़ देगा आपको। तो ये वो रोड्स हैं कलेक्टर स्ट्रीट, यानी कि ये कलेक्ट करता है ट्रैफिक को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी से और ये एक मेन से रोड पे आपको लाके छोड़ देगा। बाकी ये जो लोकल जो है रोड्स होते हैं ये मतलब कॉलोनी के अंदर जो छोटे छोटे रोड्स हैं वो ये जो है लोकल स्ट्रीट्स में आते हैं। तो यार ये जो चार मेन क्लासिफिकेशन थे ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है, देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है एनी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे रिक्वायरिंग हाई मोबिलिटी। यार मैंने आपको बता ही दिया, होता क्या है कि कोई भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है और वहाँ पे हमें ज़्यादा मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम क्या है उस स्टेट हाईवे को या उसके पार्ट को मतलब क्या करते हैं एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे जो मोबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड लिखा हुआ है इसमें मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। यार ये तो जो है डिफेंड करेगा कि ये हमारा स्टेट हाईवे था या नेशनल हाईवे था, अकॉर्डिंगली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी मेंटेन कर सकता है। जबकि जो है हमारे जो हाईवेज होते हैं नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, यानी कि एनएचएआई द्वारा।
ये आपको यार थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें थर्ड लिखा हुआ है जनरली 6 to 8 लेन्स होता है, और यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये हमारे जनरली 2, 4 या फिर 6 लेन्स होते हैं। और जो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंट्रोल्ड एक्सेस, यानी कि जो है प्रोविजन ऑफ सर्विस लेन्स या फिर क्लोवर लीफ। ये अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यार होता क्या है कि आप ऐसे समझिए कि एक्सप्रेसवेज क्या है। अगर आप कभी जैसे अगर आप दिल्ली से जो है चंडीगढ़ अगर आप कभी जाएं तो मतलब हमने क्या है जनरली यहाँ पे बीच में क्या आता है, यहाँ पे कहीं पे सोनीपत भी आएगा, यहाँ पे जो है कुरुक्षेत्र आएगा। तो मतलब क्या करते हैं कि ये ऐसे नहीं कि ये जो हाईवे होगा ये ऐसे सिटी में अंदर घुस जाएगा। हम क्या करेंगे कि मतलब ग्रेड सेपरेशन कर देंगे। जैसे सपोज करिए सोनीपत आ रहा है तो मतलब ये पूरी सिटी के ऊपर से ही फ्लाईओवर्स वगैरह पे होके आपकी गाड़ी निकल जाएगी और आपको सिटी में घुसना ही नहीं पड़ेगा। और उसकी वजह से ऐसे नहीं कि कहीं पे कोई भी रोड ऐसे आके मिल रहा है। सिमिलरली अगर कुछ क्षेत्र आता है तो ऐसे ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी। तो वही यही सब बना के मतलब क्या किया है कि जो है ग्रेड सेपरेशन बना के मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए ट्रैफिक को। तो यही सब ध्यान में रखा जाता है। बाकी जो है क्लोवर लीफ वगैरह बना देते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें जो है वो लिखा हुआ है स्पीड का जो है, इसमें जनरली 120 kmph तक इसमें अलाउड होता है। और यहाँ पे जो स्पीड की लिमिट है वो 80 to 100 kmph है। तो हमें जो है ज़्यादा स्पीड एक्सप्रेसवेज पे मिल पाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये तो आपने देखा भी होगा यार कि ये बाइक टोल वगैरह यहाँ पे जो है लगता है एक्सप्रेसवेज में, और हाईवेज में ये बाइक टोल वगैरह कुछ होता नहीं है। ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया यार ये आपको इंटरव्यू के लिए भी ध्यान रखना है। आपको जो है इंटरव्यू में पूछ लेगा एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको 3 से 4 पॉइंट एटलीस्ट आंसर करने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे यार लेंथ ऑफ रोड्स अकॉर्डिंग टू थर्ड 20-year प्लान, यानी कि ये बात चल रही है हमारे लखनऊ रोड प्लान की। उसने जो है रोड्स की लेंथ को वो कैसे कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे देखेंगे। पहले मैंने यार आपको एक चीज बताई थी कि जो है लखनऊ रोड प्लान ने क्या किया था, रोड्स को 3 मेजर क्लासेस में जो है क्लासिफाई किया था। सबसे पहला था हमारा प्राइमरी। तो प्राइमरी का अगर मैं बताऊं तो इसमें यार 2 चीजें आती हैं। प्राइमरी में उन्होंने डाला कि एक तो हमारा जो कंपोनेंट होगा वो होगा एक्सप्रेसवे और दूसरा होगा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे को मिला के उन्होंने प्राइमरी रोड्स बोल दिया। और जो सेकेंडरी रोड्स थे वो हमारे थे जो है स्टेट हाईवे और एमडीआर, इनको उन्होंने जो है सेकेंडरी बोल दिया। और जो नीचे के थे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और जो है विलेज रोड थे, इनको उन्होंने बोला टर्शरी रोड्स। तो यार ये जो 3 क्लासिफिकेशन थे इनमें आपको याद रखना है कौन सा कौन से में है, ताकि जो है आप लेंथ वगैरह कैलकुलेट करो तो आपको डाउट नहीं हो। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो हमारा थर्ड 20-year प्लान बोलता है कि नेशनल हाईवे की लेंथ जो है वो उतनी होनी चाहिए कि एरिया किलोमीटर स्क्वायर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का अगर आप उसको 50 से डिवाइड करोगे उतना नेशनल हाईवे वहाँ पे होना चाहिए। स्टेट हाईवे की अगर बात करें तो ये एरिया किलोमीटर स्क्वायर अपॉन में 25, या फिर जो है 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, जितने भी टाउन्स वहाँ होंगे, माइनस में लेंथ ऑफ एनएच। ये एनएच जो आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे उसको यहाँ पे माइनस कर देना है, और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, यहाँ से दोनों में से जो वैल्यू आएगी उसका मैक्सिमम लेना है। ये जो वैल्यू आएगी ये ऊपर वाले फॉर्मूले में या इनमें ये जो है किलोमीटर में इसको मानना है। ये सारे एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं लेकिन ये आपका जो वैल्यू देगा वो किलोमीटर में देगा। लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अगर हम बात करें तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का फॉर्मूला इन्होंने दिया कि एरिया किलोमीटर स्क्वायर में जितना भी होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का, उसको 12.5 से डिवाइड कर देना है, या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स जितने वहां पे होंगे वो ले लेने हैं, और इनमें से जो आएगा उसका मैक्सिमम ले लेना है, और उतना वहां पे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होना चाहिए। तो ये तीनों तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। बाकी बात आती है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर विलेज रोड की, और ये दोनों थे हमारे टर्शरी जो है सिस्टम में। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, आप ये सोचिए, मैंने आपको बताया कि जो थर्ड 20-year प्लान था इसमें हमारी रोड डेंसिटी थी वो थी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको एरिया पता है तो यहाँ से आप टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ में क्या आ जाएगा, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। और ये 3 तो अगर आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, टोटल लेंथ आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो बचा क्या, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड, और ये दोनों आप एक साथ यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखते हैं, इससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इज गिवन एज 13,400 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आपको उसने एरिया दे दिया है, एंड देयर आर 12 नंबर्स ऑफ टाउन्स एज पर 1981 सेंसस। यार ये सब चीजें ना मार्क करना, देखना कहाँ की बात कर रहा है। 1981 का सेंसस ये यूज कर रहा है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द डिस्ट्रिक्ट बाय द ईयर 2001।
देख लीजिए 1981 से 2001 की बात चल रही है, यानी कि ये थर्ड 20 ईयर प्लान की बात कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम जो है रोड्स की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखते हैं फॉर लखनऊ रोड प्लान। नीचे लिखा है पहले में लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, इसने कैसे कैलकुलेट किया, एरिया अपॉन 50, 13,400 अपॉन 50 किया तो 168 किलोमीटर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आ गया। स्टेट हाईवे का फॉर्मूले मैंने आपको दोनों को बता ही दिए हैं। अगर आप वैल्यू डालोगे तो ये ऊपर वाले से आएगा 536, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स कितने थे 12, माइनस में नेशनल हाईवे कितना आया यहाँ से 168 को माइनस किया तो यहाँ से आया 482। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 536, तो 536 स्टेट हाईवे आ गया। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया अपॉन में 12.5 या फिर 19 टू टाउन्स, जितना मैक्सिमम होगा वो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से आएगा 1080। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नेशनल हाईवे आ गया, स्टेट हाईवे आ गया, एमडीआर आ गया, सब चीज़ें तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि टोटल लेंथ ऑफ रोड्स कैलकुलेट कर लिया है, अज्यूमिंग 82 किलोमीटर्स पर 100 किलोमीटर स्क्वायर रोड डेंसिटी एज पर लखनऊ रोड प्लान। यार ये सब आपको लिख के आना है एग्जाम में, यूं नहीं हवा में उड़ा के ऐसे कैलकुलेट कर दिया फिर नंबर काट लेगा आपके। देख लेते हैं आगे लिखा हुआ है टोटल लेंथ कैसे कैलकुलेट, 82 अपॉन 100 और एरिया आपको पता ही है, तो यहाँ से आ जाएगा जो है टोटल लेंथ। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ हमारा ये है, ये 5 कैटेगरी को मिला के, और वो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये 3 तो हमने कैलकुलेट कर ही लिए हैं, बचा ये। तो यहाँ से जो है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड की जो है लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर आप देखो तो आपका क्वेश्चन तो वैसे यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया तो यार मजा नहीं आएगा। मतलब आपको ये नीचे जो है ना ये करके आना है, क्योंकि आप सोचो तो हुआ क्या है कि ये बात कर रहा है लखनऊ रोड प्लान की, और उसने जो है क्लासिफिकेशन ऐसे दिया ही नहीं था नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे। उसने बोला था कि जो है हमें प्राइमरी सिस्टम अलग है, सेकेंडरी सिस्टम अलग है। तो आपको जो है फाइनल रिजल्ट ऐसे दे के आना है, प्राइमरी सिस्टम क्या था नेशनल हाईवे जो है 168, सेकेंडरी सिस्टम क्या है स्टेट हाईवे प्लस में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये है हमारा जो है दोनों को जोड़ देंगे। फिर टर्शरी सिस्टम जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ये आ गया हमारा 9104 किलोमीटर, और टोटल लेंथ हमारी ये आ गई। ऐसे आपको रिजल्ट प्रॉपर लिख के आना है, ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व करके आना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे रोड पैटर्न्स की बात की हुई है यार, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे डिस्कस करूंगा वो यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें जो है रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न, आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। वो कह रहा है कि मतलब ऐसे जो है हमारा कुछ भी एरिया है, हमने इसमें ऐसे ब्लॉक्स बना दिए हैं, ये हमारे जो है ये ऐसे ये जो दिखाया हुआ है लाइन से ये हमारे मेजर रोड्स हैं, और यहाँ पे जो बीच में ये जगह बच गई यहाँ पे कहीं पे कॉमर्शियल एरिया है सेंटर में, और बाकी जगह आपका रेजिडेंशियल एरिया है। मैं आपको बता दूं कि यार ये जो हमारा जो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है, इसमें जो ब्लॉक्स ये बने हुए हैं इनकी वजह से क्या है कि मतलब ऐसे यहाँ पे इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न है ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है और कॉमर्शियल एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। यही रीज़न है कि इसको जो है चंडीगढ़ के जो सेक्टर्स वगैरह है वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड लिखा हुआ है कि रेडियल या फिर स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ये एंड वर्ड को मार्क करना, यहाँ पे ये ओब्लिक लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यानी कि रेडियल या फिर स्टार बोलो एंड ब्लॉक पैटर्न। अगर आप देखो तो मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारे मेन रोड्स हैं वो तो हमारे रेडियल होंगे, लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो बीच में ये जो एरिया होगा बिल्टअप एरिया ये हमारा होगा ब्लॉक्स में। तो यार अगर आप सोचो तो ये हुआ क्या है कि मतलब हमने जो रेक्टेंगुलर के जो डिसएडवांटेज थे उनको थोड़ा सा हटाने का ट्राई किया। तो ये जो है ये हमारा यूज होता है जहाँ पे मिक्स्ड टाइप का एरिया होता है ना, जहाँ पे कुछ कॉमर्शियल भी है कुछ रेजिडेंशियल भी है, तो वहाँ पे हम ये जो है ये वाला पैटर्न यूज करते हैं। थर्ड इसमें लिखा हुआ है रेडियल या फिर स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, यानी कि जो मेन रोड्स हैं वो तो रेडियल या फिर स्टार फॉर्म में है, लेकिन जो हमारा बिल्टअप एरिया है वो सर्कुलर पैटर्न में है। ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो ऐसे है ये हमारे रेडियल रोड्स आ रहे हैं, और जो हमारा बिल्टअप एरिया है ये हमारा सर्कुलर पैटर्न में है। यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं बने हैं, और इसी की वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा है ये वाला पैटर्न ये गुड है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, और यही रीज़न है कि इस रोड पैटर्न को जो है यूज़ किया गया है सीपी वगैरह में। अगर आप दिल्ली में सीपी में घूमे हुए हों तो आपको ये चीज़ दिखी भी होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जो है रेडियल या फिर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। अगर आप देखो तो मेन रोड्स हमारे रेडियल या फिर स्टार फॉर्म में हैं, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, ये कुछ ऐसे ग्रिड्स बने हुए हैं, इसीलिए हमने इसको ये बोल दिया है। लास्ट जो लिखा हुआ है वो हेक्सागोनल पैटर्न, कुछ नहीं है ऐसे हेक्सागन से ऐसे बने होते हैं, इसीलिए हमने इसको हेक्सागोनल पैटर्न बोल दिया है। तो ये 5 पैटर्न है, ये आपको याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम ऐसे समझो इसको, ऐसे रटो मत यार रेडियल क्यों क्या
ऐसे मतलब समझ लो इसको, ऐसे रटना नहीं है फिर कंफ्यूज हो गए। रेडियल ब्लॉक क्या है, रेडियल एंड सर्कुलर क्या है, समझ लो एक बार फोटोग्राफ से तो अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एनएचडीपी की बात की हुई है, हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं कि रोड्स का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था एनएचडीपी, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे डाला हुआ है। इसके फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान। ये जो है 1998 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। हुआ क्या था यार कि मतलब उस टाइम रियलाइज किया गया था कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनमें से जो 2% नेशनल हाईवेज हैं वो हमारा 40% ट्रैफिक कैरी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो 2% नेशनल हाईवेज हैं ये कितने ज़रूरी हैं, इन्हें डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी की वजह से उस टाइम पे जो है ये रियलाइज़ किया गया कि ऐसे नेशनल हाईवेज को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उन्हें और अच्छे से डेवलप किया जाना चाहिए। उन्हीं में था ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान। इसके दो मेन कंपोनेंट हैं, उसमें पहला है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अगर आप देखो तो यार हमारे जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पे दिल्ली आता है, यहाँ पे मुंबई आता है, यहाँ पे चेन्नई आता है और यहाँ पे कोलकाता आता है। तो इन जो है 4 मेन सिटीज़ के बीच में फ्रीट वगैरह का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो है इन चारों को बहुत अच्छे रोड नेटवर्क से जोड़ने की बात आई। और इसी की वजह से यहाँ पे जो ऐसे क्वाड्रिलेटरल सा बनता है इसको हमने बोल दिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब अगर इनके हाईवेज के नंबर पे बात करें तो यार ये जो है रिसेंटली रिवाइज हो गया है। हाईवेज की नंबरिंग कैसे की जाए, अब आपको नया वाला याद रखना है। ये जो है दिल्ली से मुंबई वाला है ये है हमारा 48, और ये जो मुंबई से चेन्नई है यहाँ पे सेम कंटिन्यू हुआ है, ये भी 48 है। और चेन्नई से कोलकाता वाला है हमारा 16 NH16, और जो दिल्ली से कोलकाता वाला है ये हमारा NH19। ये यार आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी कहीं भी या जीएस वाले पेपर में कहीं भी पूछ देगा आपसे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये थोड़ी सी याद रखनी है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट था हमारा इसका वो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नाम में बोल रहा है नॉर्थ से साउथ तक कोई कॉरिडोर है, और सेकेंडली ईस्ट से वेस्ट से लेके ईस्ट तक हमारा कॉरिडोर है। अगर नॉर्थ साउथ की बात करें तो यहाँ पे है श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, और यहाँ पे इधर है हमारा, ये है हमारा पोरबंदर से लेके जो है इधर है सिलचर तक। तो यार ये आपको ध्यान रखना है। जो श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला है ये हमारा है NH44। ये जो है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है अभी का, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, और इसका जो लेंथ है वो है हमारा 3745 किलोमीटर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो हमारा ये जो है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये है हमारा NH27 है ये हमारा, और इसकी लेंथ है ये है हमारा 3507 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख लीजिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है नॉर्थ साउथ जो है कॉरिडोर, ये वाला बड़ा है। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ये दोनों हमारे जो है यहाँ पे कहीं मिलते हैं, ये झांसी में मिलते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज की ही बात की हुई है। इसमें यार हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा नया नंबरिंग सिस्टम आया है ये क्या है, कैसे ये नंबरिंग किया हुआ है। तो यार पहले होता क्या था कि मतलब पहले बहुत कंफ्यूजन होता था हाईवेज में, कहीं भी कुछ भी नंबर हो जाता था। 7 से आप 11 पे पहुंच गए, 11 से वापस 7 पे, कुछ भी बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो उसकी वजह से ये जो नंबरिंग सिस्टम है इसे बदला गया। ये बोलता है हमारा कि जो भी ऐसे नॉर्थ से साउथ में जो भी ओरिएंटेशन होगा रोड्स का, ऐसे ये हमेशा जो है ये इवन नंबर में होगा। ये ऐसे यहाँ पे देखो तो ये ऐसे इवन नंबर में होगा, और ये हमेशा इधर से ऐसे बढ़ेगा। यानी कि जो ईस्ट मोस्ट होगा उसको आप 2 बोल रहे हो, इसको 4, इसको 6, ऐसे करते करते मतलब इधर की साइड बढ़ता हुआ जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया था ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था ये हमारा कितना था 44। तो अब ये तो इवन हो गया, लेकिन अब सपोज करिए इसमें जैसे 44 में ऐसे यहाँ पे कुछ हाईवे ऐसे जोड़ रहे हैं, ये ऐसे जुड़ रहा है, ये ऐसे जुड़ रहा है। तो ऐसे जो ये और हाईवेज हैं इनको कैसे नंबर करेंगे, इन्होंने क्या किया कि ये जो 44 है इसके आगे नंबर जोड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये जो ये वाला हाईवे है इसको इन्होंने बोल दिया सपोज करिए जो है 244, क्योंकि ये ऐसे ये जो दूसरा वाला सब्सिडरी हाईवे है ये भी नॉर्थ से साउथ इसका ओरिएंटेशन है, तो इसके आगे 2 लगा दिया। अब ये जो 44 है पीछे ये सेम रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है ये पूरा नंबर ये इवन ही रहना चाहिए। और इसके आगे 2 लगा दिया, क्योंकि मतलब ऐसे इसका नॉर्थ से साउथ है तो इवन नंबर लगा दिया। सिमिलरली अगर ये देखो तो ये इसका ईस्ट से वेस्ट है जो है ओरिएंटेशन, तो इसके आगे क्या करेगा 1 लगा दिया, 144। ये इसके आगे ओड नंबर लगा दिया क्योंकि ये जो है ईस्ट से वेस्ट है। सिमिलरली ये भी नॉर्थ से साउथ है लेकिन इसको थोड़ा अलग देंगे तो ये उसके नीचे है, तो इन्होंने 444 बोल देंगे इसको। तो ऐसे इन्होंने नंबरिंग की। सिमिलरली अगर आप देखो तो यार मतलब ऐसे इन्होंने क्या किया, जो हमारा ईस्ट से वेस्ट होगा उसको ऐसे यहाँ पे जो ऐसे ओरिएंटेशन होंगे वो ऐसे होंगे।
तो इसमें क्या किया कि यहाँ पे सब ऊपर से दिया, यहाँ पे ये NH1 आ जाएगा, यहाँ पे NH3 आ जाएगा। ऐसे करते करते जो नीचे सबसे जो था वो था हमारा सबसे नीचे, वो है हमारा NH87, ये आपको याद रखना है। इधर वाला यार मैंने आपको नहीं बताया, ये जो नॉर्थ साउथ वाला था ये सबसे लास्ट था हमारा, ये है हमारा NH70। ये आपको वैल्यूज थोड़ी सी याद रखनी है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ईस्ट से वेस्ट वाले, यहाँ पे कहीं पे वो आएगा हमारा जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और उसमें हमारा क्या आया था, NH27 आया था। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस ऐसे ऊपर से बढ़ता हुआ जाएगा और 27 आ जाएगा। और इसमें जो सब्सिडरी हाईवेज होंगे वो सेम ही रूल फॉलो होगा, मैंने आपको बताया। सपोज करिए इसमें ऐसे यहाँ पे ऐसे इधर आएगा, या फिर कोई ऐसे ऊपर से नीचे आएगा तो उसके आगे क्या लगा देंगे, 227 लगा देंगे, और इधर से जाएगा तो 127, 327, ऐसे नंबरिंग है इनकी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको कहीं भी पूछ देगा। और ये जो है ये NH87, ये NH70, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ये NH44, NH27, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये आपको जो है ध्यान रखनी है। एक चीज और मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक में बता देता हूँ। अगर सपोज करिए ऑब्जेक्टिव में वो आपको बोलता है कि NH1 जो है वो केरला में पड़ता है, तो यार मतलब ये तो आप जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये आपने कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया है तो NH1 जो है वो ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट हुई है तो वो केरला में कहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं प्रीलिम्स में। यहाँ से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे यार ये भारतमाला के बारे में बात की हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया था NHDP, तो NHDP जो था वो हमारा आया था 1998 में, और उसका मोस्टली सारा वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके जो कुछ काम बचे भी हैं उनको भी भारतमाला में डाल दिया है। अब ये भारतमाला क्या है यार, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, और इसमें सबसे पहला आता है नेशनल कॉरिडोर्स या फिर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। इन्होंने यार क्या किया था कि मतलब जो मैंने आपको बताया था NHDP में कि जो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल थे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कॉरिडोर था, उन सबको जो है नेशनल कॉरिडोर्स डिक्लेयर कर दिया। अगर आप नाम में देखो तो जो नेशनल कॉरिडोर्स है उनका एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, यानी कि जो हमने ईस्ट वेस्ट और जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उनको नेशनल कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया है, और उनको और अच्छे से डेवलप करना है, उनको वाइडन करना है, वहाँ पे रिंग रोड बनाने हैं, उनको एलिवेटेड रूट्स देने हैं, वो सब करना है। नेक्स्ट जो है उसमें है इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट। यानी कि हुआ क्या कि इन्होंने एक कोई सर्वे वगैरह किया और उसमें ये पाया गया कि बहुत ही कम रोड्स ऐसे हैं जिन पर फ्री ट्रैफिक ज़्यादा है, यानी कि ऐसे रोड्स जहाँ पे रोड लेंथ तो कम है बट फ्रीट ट्रैफिक ज़्यादा है, और उनको क्या है हमें और अच्छे से डेवलप करना है ताकि फ्रीट का मूवमेंट और ज़्यादा हो सके और इकोनॉमी और अच्छे से बढ़ सके। तो इसकी वजह से उनको नाम दे दिया गया है इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मीनिंग ये है। थर्ड लिखा हुआ है इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट्स। यार ये जो है ये बोल रहा है कि सपोज करिए आपका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ है, तो उनको ऐसे बीच में ये जोड़ देगा, और उसको हमने बोल दिया इंटर कॉरिडोर। या फिर सपोज करिए कोई एक टाउन यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसको ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर से अगर ये जोड़ रहा है तो वो क्या है, ये फीडर रूट। तो इनको भी हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, ये भी एक इसका कंपोनेंट था। फोर्थ है इसमें कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। तो यार मतलब हमें क्या करना है, हमें जो है एक्सपोर्ट वगैरह अगर बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्ट वगैरह की कनेक्टिविटी रोड से और अच्छी करनी पड़ेगी। वही एक कंपोनेंट यहाँ पे भारतमाला का इसमें रखा गया है। पांचवा जो है वो है बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स। तो यार मतलब बाय रोड अगर आप जो इंटरनेशनल ट्रेड भी अगर कर रहे हैं, जैसे हमारे जो है भूटान वगैरह है, नेपाल है या फिर पाकिस्तान है, इनके साथ जो मतलब हमारा ट्रेड है अगर उसको बढ़ाना है तो उसके लिए हमें बॉर्डर रोड्स को भी और अच्छा करना पड़ेगा। और मतलब ये क्या है कि ये टूरिज्म को भी थोड़ा बढ़ा देगा। नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है वो है एक्सप्रेसवेज, यानी कि जो है और नए नए एक्सप्रेसवेज बनाने हैं। इसमें जो है हमारा ये गुड़गांव से मुंबई वाला एक्सप्रेसवे है, ये भी इस पे भी काम चल रहा है। तो ये सब इसके 6 कंपोनेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं यार। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं तो ये भारतमाला ये नाम ऐसे इसलिए क्योंकि मतलब ये अगर 6 कंपोनेंट अगर आप सारे देखो तो ये ऐसे पूरे इंडिया को कवर कर लेता है, ये ऐसे मतलब माला की तरह बन जाएगा भारत के नक्शे पे, तो इसलिए इसको भारतमाला बोल दिया। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भारतमाला है ये हमारा है मोर्थ के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है सागरमाला से। सागरमाला जिसमें हम पोर्ट वगैरह का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर। तो यार ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे एक साइड में और ये फोटोग्राफ डाला हुआ है, ये यार मैं आपको बता देता हूँ इसलिए डाला हुआ है ताकि आप थोड़ा सा देख सकें कि रोड्स में मतलब किस पेस में डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत ही मतलब फास्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है रोड्स में। और ये फोटोग्राफ आप थोड़ा सा देखिए और समझिए कि रोड्स का मतलब किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है।
आगे बढ़ते हैं। आगे यार यहाँ पे मैंने वही क्रोनोलॉजी को एक साथ डाल दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में आप क्वेश्चंस को और अच्छे से कर पाएं। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें हमने जो है जैकर कमेटी पढ़ लिया है 1927, सेंट्रल रोड फंड 1929 पढ़ लिया है, आईआरसी 1934 पढ़ लिया है, मोटर व्हीकल एक्ट यार ये 1936 में आया था, ये नहीं पढ़ा है यार। ये हुआ क्या था कि जब मोटर व्हीकल्स ऐसे बढ़ने लगे तो ये रियलाइज किया गया है कि जो है रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, व्हीकल ओनरशिप को कंट्रोल करने के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इन सब की जरूरत पड़ने लगी। और उसके बाद काफ़ी सारे ड्राइविंग के लॉज भी बनाए गए, तो उसी में आता है मोटर व्हीकल एक्ट, ये भी ध्यान रखना है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973, ये नहीं पढ़ा है, बस ये भी कुछ रिसर्च वगैरह के लिए ही है। नेक्स्ट है NHAI 1995, यार ये तो आपको ध्यान रखना है क्या है, PSU है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1995 में बना। NSDP 1998 में ये पढ़ लिया है। PMGSY ये आया 2000 में, ये भी आपको यार थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूं तो ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब पूरा जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और जो है ये हमारा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जो विलेज रोड्स वगैरह जो हमने वहाँ क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था, उन्हीं को ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें बनाया जाएगा। और ये जो पैसा है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देगा। इस स्कीम में हुआ क्या था कि इस स्कीम में ये बताया गया कि जितने भी जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है प्लेन एरिया में, या फिर 250 से ज़्यादा है हिली एरिया में, उनको जो है पक्के रोड से कनेक्ट करना है ताकि वहाँ पे जो मानसून वगैरह में जो है रोड्स खराब हो जाते हैं वो नहीं हो। ये था हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में आया था, याद रखना है। उसके बाद था हमारा भारतमाला, ये आया था 2015 में। तो ये सब, ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है, कहीं पे भी आपको उल्टा सीधा दे देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे यार मैक्सिमम यूटिलिटी मेथड ऑफ रोड डेवलपमेंट की बात की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है यूजफुल इन अराइविंग एट द बेस्ट रोड सिस्टम आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, सपोज करिए यहाँ पे ए प्लेस है, यहाँ पे बी प्लेस है, इनके बीच में अगर आपको रोड बनाना है तो एक ऑप्शन तो ये है कि ऐसे बिल्कुल सीधा बना दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि सपोज करिए यहाँ पे कोई टाउन है C, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है D, यहाँ पे कोई और ऐसे टाउन है E, तो मतलब ऐसे इनको भी कनेक्ट करते हुए ऐसे ले जाओ ताकि मतलब इन लोगों को भी थोड़ा फायदा हो सके, ये भी थोड़ा इनका मोबिलिटी अच्छा हो सके। और ये यहाँ पे सपोज करिए डी पे जो भी इंडस्ट्री थी इसका भी मतलब थोड़ा जो है प्रोडक्शन वगैरह बढ़ सके। तो मतलब किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ये डिसाइड करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं नेट यूटिलिटी। मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं, सपोज करिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, और भी कोई ऑप्शन होगा तीसरा, ऐसे जितने भी ऑप्शन होते हैं उनका हम नेट यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है, हमारा सबसे पहला है पॉपुलेशन सर्व्ड, यानी कि कितनी पॉपुलेशन को ये सर्व करेगा। सपोज करिए C टाउन में जो है 20,000 लोग रहते हैं, यहाँ पे A टाउन में 2,000 ही लोग रहते हैं, तो मतलब हर किसी का अलग अलग वेटेज होगा। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, कितनी इंडस्ट्रीज को ये सर्व कर रहा है उसको हम अलग वेटेज देंगे। थर्ड जो चीज़ आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारा कॉस्ट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए यार। आप ऐसे सोचिए, ये हमारा जो पहला ऑप्शन था, सपोज करिए इसको बनाने में जो है आपका जो है 100 करोड़ लग रहा है, और जो दूसरा ऑप्शन है इसको बनाने में आपका 1,000 करोड़ लग गया। तो यार मतलब ये चीज़ भी तो आपको देखनी पड़ेगी कि कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं हो और आपका यूटिलिटी भी बढ़ जाए। तो इस चीज़ को आप कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए आप करेंगे जो है कॉस्ट को आप कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट लेंथ। ये चीज़ यार आप ध्यान रखना, हम जो है रेलवे हो या फिर रोडवे हो, हमेशा जब भी कंपेयर करते हैं पर यूनिट लेंथ में कंपेयर करते हैं, ताकि मतलब सपोज करिए ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है इसमें हमारा जो रोड लेंथ आ रहा है वो हमारा 100 किलोमीटर बन रहा है, दूसरे वाले में सपोज करिए 200 किलोमीटर है। तो यार हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम पर यूनिट लेंथ पे कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट लेंथ पे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। ये रीजन है कि हम लेंथ ऑफ रोड से जो है यूटिलिटी को डिवाइड करते हैं। आपको ये चीज एग्जाम्पल से भी समझ में आएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे वही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 new roads A, B, C are to be completed in a district during 5-year plan period. Work out the order of priority. इसने सेम चीज पूछी है। For phasing the plan program by maximum utility principle बोल भी दिया है। From the data given below, adopt utility of 1.0 for serving a village with population range 2000 से 5000 for catering of 1000 of agriculture products या फिर 100 ton of industrial products. Assume other data. तो यार क्वेश्चन में ही आपको जो है सब कुछ दे दिया है, और इसने तो आपको जो है यहाँ पे ये यूटिलिटी की यूनिट भी दे दी है। अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आपको खुद से अज्यूम करना है। यहाँ पे जो है
रोड्स दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी। लेंथ सबका दिया हुआ है 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 18। कितने विलेज को सर्व कर रहा है और उनकी पॉपुलेशन 2000 से कम 10 विलेज को सर्व कर रहा है, 2000 से 5000 8 विलेज, 5000 से ज़्यादा 3 विलेज जो है। प्रोडक्टिविटी पर 1000 टन्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल अलग अलग दोनों को दिया हुआ है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 1.2 है। तो यार मतलब आपको ये थोड़ा सा डेटा जो दिया हुआ है इससे डरना नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे स्टेप 1 जो मैंने किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है अज्यूम यूटिलिटी यूनिट्स, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है कि जो है आपको जो दिया हुआ था उसने बोला है क्वेश्चन में विलेज विद पॉपुलेशन 2000 से 5000 को उसने यूनिट जो है यूटिलिटी का यूनिट दिया है। तो हमने क्या किया है कि जो 2000 से कम वाली है उसको 0.5 दे दिया, क्योंकि ये जो है इस विलेज का पॉपुलेशन कम है तो उसको हम 0.5 वेटेज देंगे। और जो हमारा ये 2000 5000 ये तो एक है, ये दिया ही हुआ है। विलेज विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5000 इसको हमने 2 दे दिया। नीचे सिमिलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर 1000 टन ये आपको दिया हुआ था, जो है एक दिया हुआ था। सिमिलरली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर 1000 टन। यार अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में पीछे देखो तो यहाँ पे 1000 टन ऑफ एग्रीकल्चर ओब्लिक 100 टन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उसने जो यूनिट जो यूटिलिटी का यूनिट एक दिया है वो आपको दिया है 100 टन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे जो टेबल में दिया हुआ है वो 1000 टन के लिए दिया हुआ है, तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका जो वेटेज आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप जो है टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे करेंगे, सपोज करिए जो है ए की बात करें तो ये लेंथ तो आपको दिया ही हुआ है 15। यहाँ पे जो है आप टोटल यूटिलिटी में क्या करेंगे, 10 इंटू 0.5, इसका जो वेटेज था आपने 0.5 माना। ये जो है था ये 10 विलेज को सर्व कर रहा है, तो 10 इंटू 0.5, 8 इंटू 1, ये 8 इंटू 1, यहाँ पे 3 इंटू इसका जो है वेटेज था ये था 2, तो 3 इंटू 2, 15 इंटू 1 और 1.2 इंटू 10, ऐसे करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा आ जाएगा 46। और हमने जो भी कंपेयर करेंगे वो हम करेंगे पर यूनिट लेंथ पे, तो 46 अपॉन में इसका लेंथ था 15, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3.07। यहाँ से यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। सिमिलरली यार आप खुद से बी और सी का कैलकुलेट करिए। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो आएगा वो आएगा हमारा ए का। इसकी वजह से जो हमारा जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो ए, फिर उसके बाद उससे कम है सी और उससे कम है बी, ये हमारा प्रेफरेंस का ऑर्डर रहेगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप ये पूरे टेबल को फिर से यार लिखने के लिए बैठ गए। तो मतलब यहाँ से देख लीजिए सॉल्यूशन, थोड़ा ऐसे आपको ये सोल्व करना है। पूरी पूरी टेबल को फिर से छापोगे टाइम लगेगा, तो ये सब नहीं करना है, सीधा ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना है और सोल्व करके आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी यार मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स डाले हुए हैं, अगर आप ये हिल स्टेशन वगैरह पे घूमने गए हो जहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो बड़े इंटरेस्टिंग से मतलब वो कोट लिख के रखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर्स डाली हुई हैं। और यार मैंने ये जो लेक्चर सीरीज बनाई है ये मतलब इस तरह से बनाई है कि एक बिगिनर भी इसको देख सके, उसी की वजह से मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई होप ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इसको आप यार अपने दोस्तों के साथ और शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ये शिक्षा अंडरस्कोर पथ पे लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उनको आंसर करने का। सो थैंक यू।